इतिहास लेखन एक सीरियस प्रक्रिया है। इसी लिहाज से एक इतिहासकार की इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाती है इतिहास की व्याख्या करते वक्त। यदि इतिहासकार निष्पक्ष तौर पर उसकी व्याख्या ना करे तो बहुत सारी गड़बड़ियां और घालमेल इतिहास का हो जाता है। आज के एपिसोड में इन्हीं सब बातों के ऊपर हम चर्चा करेंगे कि एक्चुअल में इतिहास क्या है और सांप्रदायिक चश्मे से देखने पर वो किस तरह का दिखाई देता है। तो चलिए मेरे साथ चर्चा को आगे जारी रखते हैं। आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, शालिनी बोल रही हूं। जय भीम, फूल जौहार। राम पुनियानी जी की पुस्तक हिंसा, सांप्रदायिकता, मिथक और यथार्थ के पिछले एपिसोड में हमने चर्चा करी थी कि किस प्रकार आरएसएस एक खुद को गैर राजनीतिक संगठन बताता है, लेकिन उसकी राजनीति के हर क्षेत्र में पैठ रहती है। और साथ ही सावरकर के बारे में जाना कि किस प्रकार उन्हें स्वतंत्रता सेनानी स्टैब्लिश करने के पीछे पूरा संघ परिवार लगा हुआ है। लेकिन आज कुछ ऐसे मुद्दों के ऊपर जानेंगे, आज नाथूराम गोडसे के ऊपर भी जानेंगे इसी एपिसोड में। मेरे साथ बने रहिए और आखिर में बहुत सारे रेफरेंस भी मैं आपको दूंगी जिसे आप क्रॉस चेक करना ना भूलें। तो चलिए मेरे साथ। आज के लेख का विषय है भारतीय राष्ट्रवाद में आरएसएस का योगदान और स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सेदारी। जैसा कि आजकल इतिहास में कई तरह की चीजें बताई जा रही हैं और खासकर इतिहास की टेक्स्ट बुक्स को इंटेंशनली बदला जा रहा है। मुझे याद है पिछले साल 7th क्लास में जब आद्या मेरी बिटिया थी तो सेक्युलरिज्म वाला चैप्टर बिल्कुल ही एक्सक्लूड कर दिया गया था, पढ़ाया ही नहीं गया था। डिस्क्रिमिनेशन वाले में बहुत थोड़ा कंटेंट और पोर्शन एग्जाम में रखा गया था, बाकी पूरा एक्सक्लूड कर दिया गया था। तो इसीलिए इस एपिसोड में अंत तक बने रहिए, बहुत सारे फैक्ट फाइंडिंग भी आपको मैं देने वाली हूं। चलिए, जिन जिन राज्यों में भाजपा सत्ता में आई है वहां वहां उसने स्कूल की इतिहास की पाठ्य पुस्तकों में वृहद स्तर पर इसका जिक्र करवाया है कि उसके नेताओं ने राष्ट्रीय आंदोलन में हिस्सा लिया और यह दावा किया कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान स्वयं डॉक्टर हेडगेवार जेल में रहे थे। तो इस बाबत डॉक्टर शमशुल इस्लाम जी की जो खास मुलाकात में चर्चा हमने करी थी वो भी आप कंसिडरेशन में ले सकते हैं। उन्होंने फैक्ट्स के साथ उसे वहां पर कोट किया है। कुछ पुस्तकों के भी नाम दिए हैं जिन्हें आप खरीद कर पढ़ सकते हैं या गूगल पर पीडीएफ में क्रॉस चेक कर सकते हैं। सच यह है कि डॉक्टर हेडगेवार ने स्वयं अपनी पहल पर बहुत छोटी सी अवधि के दौरान सत्याग्रह में भाग लिया था और वे कुछ दिनों तक जेल में रहे भी। किंतु कुल मिलाकर आरएसएस ने स्वतंत्रता आंदोलन की किसी भी लड़ाई, जैसे कि सविनय अवज्ञा 1940-41, भारत छोड़ो 1942, आजाद हिंद फौज सन 1945-46 में आईएनए मुकदमे से संबंधित संघर्ष और बंबई का नौसेना विद्रोह में भाग नहीं लिया। और शमसुल इस्लाम जी ने एक खास और अंदाज में चुटकी लेते हुए ये बात कही थी कि हेडगेवार जब जेल से वापस आ रहे थे तो उनकी जो बिलोंगिंग्स होती हैं किसी कैदी की, जेल से बाहर आने के टाइम पे जब उन्हें दी गई तो जो कपड़े उन्होंने पहने थे वो उन्हें नहीं आए, क्योंकि उनका 11 से 12 किलो तक वजन बढ़ गया था जेल में रहते हुए। और ये किसी भी कैदी के इतिहास में पहली बार हुआ था। शायद अब तक भी ऐसा कुछ सुनने में नहीं आया है। तो जेल जाना या न जाना कोई प्रयोजन नहीं सिद्ध करता है। एक संस्था के रूप में आरएसएस कभी ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का हिस्सा नहीं रहा और सन 1931 में हेडगेवार भी इससे अलग हो गए और उसके बाद उन्होंने कभी इसमें भागीदारी नहीं की और वे विचारधारा एवं जमीनी स्तर दोनों ही दृष्टियों से स्वतंत्रता आंदोलन से दूर हो गए। इस विलगता को सैद्धांतिक आधार दिया एमएस गोलवरकर ने। तो कई बार कमेंट सेक्शन में आप लोग काफी ट्रोल करने की भी कोशिश करते हैं जो खासकर सांप्रदायिक चश्मे से इतिहास को देखना चाहते हैं। तो उनके लिए मैं कह दूं, आपके सारे ही कमेंट्स में नोट डाउन कर रही हूं और उन सब का रोज रोज खटखट नहीं करूंगी, उन सब का एक साथ जवाब दूंगी। तब
जब मैं इसी मंच से MS गोलवरकर की बंच ऑफ थॉट्स पढ़ूंगी, जिसे हिंदी में विचार नवनीत के नाम से आप लोग जानते हैं, पुस्तक का नाम। बिल्कुल उसी तर्ज पर, जैसे कि मुहावरा है कि 100 सुनार की 1 लोहार की। कमेंट सेक्शन में कमेंट करने वाले भी शायद नहीं जानते होंगे इतनी बातों के बारे में, जितनी पुस्तकों का पाठन मैं यहां अंबेडकर नावा के मंच से कर दूंगी। तैयार रहिए, एक एक बात का जवाब मैं दूंगी इसी मंच से। उनका मत था कि अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष एक प्रतिक्रियावादी गतिविधि है। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि उसने राष्ट्रीय संघर्ष को अंग्रेजों के विरोध तक सीमित कर दिया है। गोलवरकर लिखते हैं, ब्रिटिश विरोधी होना ही देशभक्ति और राष्ट्रवाद का प्रतीक बना दिया गया था। इस प्रतिक्रियावादी नजरिए के आजादी के संघर्ष उनके नेताओं एवं जन सामान्य पर त्रासद दुष्प्रभाव हुए। गोलवरकर बंच ऑफ थॉट्स 1939, इसका भी पाठन होगा। जाहिर है कि इस तरह के वैचारिक दृष्टिकोण के साथ आरएसएस के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष करना संभव नहीं था, और उसने ऐसा ही किया। आरएसएस की दृष्टि में राष्ट्रवाद का अर्थ था मुस्लिम विरोध, और उसने ऐसा ही किया। इसलिए वे राष्ट्रीय नेतृत्व पर मुसलमानों के तुष्टीकरण का आरोप लगाता है। हिंदू महासभा और संघ परिवार ने नौसेना विद्रोह से भी दूरी बनाकर रखी, क्योंकि विद्रोहियों ने अंग्रेजों पर गोलियां चलाई थी, और संघ परिवार अंग्रेजों से लड़ने को त्रासद एवं प्रतिक्रियावादी कार्य मानता था। तो पता नहीं, अब इन सब चीजों के ऊपर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो ये पेजेस भी एडिट ना कर दिए गए हों। यदि जो लोग कंप्यूटर में या टेक्नोलॉजी में अच्छा करते हैं तो वो इस सर्च को देख सकते हैं, साथ साथ एडिटेड कब किया गया है वो भी उसके ऊपर लिखा हुआ आ रहा है। तो जो लोग बोल रहे हैं कि किताबों में खाली हेर फेर हो रहा है, किताबें बदली जा रही हैं, तो नहीं, गूगल के ऊपर सारा कंटेंट भी बदला जा रहा है। उसके ऊपर शायद अभी तक किसी का ध्यान नहीं गया है। वीडियो बनाने से पहले मैं और रतन जी रिगोरस सर्च करते हैं एक एक टॉपिक के ऊपर, कुछ भी कहने से पहले। इसीलिए ये सब चीजें हमारे नजर में आई हैं, जिसे मैं यहां पर कोट कर रही हूं। अपनी पुस्तक ब्रदरहुड इन सैफरन में एंडरसन और दामले लिखते हैं, गोलवरकर चाहते थे कि अंग्रेजों को आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने का कोई बहाना ना मिले। 29 अप्रैल 1943 को गोलवरकर ने परिपत्र जारी किया, जिसमें उन्होंने लिखा, हम सेना के अभ्यास और वर्दी आदि के संबंध में सरकार ने जो आदेश दिया है उसके अनुरूप अपने कार्यकलापों में परिवर्तन करेंगे। तो यदि आपको याद हो तो बहुत सारी सोशल मीडिया के ऊपर ऐसी पिक्चर्स आपको मिल जाएंगी जो आरएसएस की वो जो लाठी भांजते हैं, जो एक्सरसाइज वो लोग करते हैं, वो बिल्कुल वैसी ही है जैसे जर्मनी में हिटलर के शासन के दौरान थी। हम अपने काम को कानून की चार दीवारी के भीतर रखना चाहते हैं, जैसा कि कानून को मानने वाले हर संगठन को करना चाहिए। एजी नूरानी द्वारा उद्धृत फ्रंट लाइन 1 दिसंबर 1995 में फ्रंट लाइन में ये आर्टिकल छपा था। आरएसएस की स्वतंत्रता संग्राम में भागीदारी का विवरण बहुत संक्षिप्त है, क्योंकि जो हुआ ही नहीं उसका विवरण आप एक सीमा से अधिक नहीं दे सकते। बहुत अच्छी बात और तर्कपूर्ण बात यहाँ पर पुनियानी जी रख रहे हैं। इतना थोड़ा वर्णन है कि कितना आप उसको इलास्टिक की तरह खींचेंगे। इलास्टिक की खींचने की भी एक लिमिट होती है, उसके बाद वो भी टूट जाता है। संक्षेप में, आरएसएस ने न केवल स्वतंत्रता संघर्ष में भाग नहीं लिया, बल्कि इसके विपरीत उसने स्वतंत्रता संबंधी आंदोलनों का विरोध किया, विशेषकर भारत छोड़ो आंदोलन का। इसके साथ ही उसकी सांप्रदायिक गतिविधियां जारी थीं, जिससे मुस्लिम सांप्रदायिकता को हवा मिल रही थी, और इस तरह हिंदू एवं मुस्लिम सांप्रदायिक शक्तियां एक दूसरे को सशक्त कर रही थीं। तो जो लोग अब तक इस पुस्तक में आरोप लगा रहे हैं कि ये भी बेकार तरीके से या बायस तरीके से लिखी गई है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि राम पुनियानी जी
न केवल हिंदू सांप्रदायिक संगठनों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, बल्कि मुस्लिम सांप्रदायिक संगठनों को भी उतना ही बराबर का जिम्मेदार मान रहे हैं इस विभाजन के लिए और इन सभी त्रासदियों के लिए। तो इसीलिए निष्पक्ष तरीके से देखा सुना जाना चाहिए इन सब चीजों को। अगला टॉपिक है, गोडसे का आरएसएस से कोई संबंध नहीं था, ऐसा दुष्प्रचार किया जाता है, लेकिन इसके पीछे क्या सच्चाई है वो अब हम पढ़ेंगे। और उसके बाद इस टॉपिक के बाद में बहुत सारे रेफरेंस हैं जो कोट करने वाली हूं, उसे सुनना न भूलें। गांधी जी की हत्या के बाद आरएसएस आधिकारिक रूप से यही कहता आया है कि उसका गोडसे से कोई लेना देना नहीं है और वह आरएसएस का सदस्य नहीं था। वे ऐसा कहकर इसलिए बच जाते हैं क्योंकि आरएसएस के सदस्यों की कोई आधिकारिक सूची नहीं है और वे कानूनी दृष्टि से गोडसे से पल्ला झाड़ सकते हैं। वास्तविकता यह है कि गोडसे सन 1930 में आरएसएस में शामिल हुआ और जल्द ही उसका बौद्धिक प्रचारक बन गया। हिंदुओं के उत्थान के लिए कार्य करते हुए मुझे लगा कि हिंदुओं के न्यायपूर्ण अधिकारों की रक्षा के लिए राजनीति में भाग लेना आवश्यक है। इसलिए मैंने संघ विद इन ब्रैकेट आरएसएस छोड़ दी और हिंदू महासभा में शामिल हो गया। गोडसे की आत्मकथा वाई आई असैसिनेटेड महात्मा गांधी 1993, पृष्ठ 102। तो सारे रेफरेंस हैं, पुस्तकों के नाम भी मैं साथ साथ दे रही हूं, दोबारा नोट डाउन कर लीजिए। वाई आई असैसिनेट महात्मा गांधी 1993 में आई थी ये पुस्तक और उसकी पृष्ठ संख्या 102 पर आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। वे गांधी जी को मुसलमानों के तुष्टीकरण और इस कारण पाकिस्तान के निर्माण का दोषी मानता था। वह उस समय के हिंदुत्ववादी दृष्टिकोण वाले एकमात्र राजनीतिक दल हिंदू महासभा का सदस्य बन गया और इसी हिंदू महासभा के आगे मैं रेफरेंस कोट करने वाली हूं। उसे महासभा की पुणे शाखा का महासचिव बनाया गया। बाद में उसने एक अग्रगण्य हिंदू राष्ट्र नामक समाचार पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया और स्वयं उसका संस्थापक सदस्य बन गया, संस्थापक संपादक बना। अंग्रेजी दैनिक द टाइम्स ऑफ इंडिया के दिनांक 25 जनवरी 1998 के अंक में प्रकाशित एक साक्षात्कार में नाथूराम के भाई गोपाल गोडसे, जो स्वयं इस हत्या के मामले में सह अभियुक्त थे, विस्तार से हत्या के कारण एवं नाथूराम के आरएसएस का सदस्य होने के बारे में बताते हैं। उनकी विद इन ब्रैकेट गांधी जी तुष्टीकरण की नीति का अनुसरण करने के लिए कांग्रेस ने सभी सरकारों को बाध्य किया। इस नीति के कारण मुसलमानों की अलगाववादी प्रवृत्तियां प्रबल हुईं और अंततः पाकिस्तान बना। तकनीकी एवं सैद्धांतिक दृष्टि से नाथूराम आरएसएस का सदस्य था, लेकिन बाद में वह उससे अलग हो गया। उसके द्वारा न्यायालय में दिए गए इस कथन में कि उसने आरएसएस छोड़ दी थी का उद्देश्य आरएसएस के कार्यकर्ताओं को इस कांड में भागीदारी के दोष में गिरफ्तार किए जाने से बचाना था। यह समझ में आने पर कि यदि वह स्वयं को आरएसएस से विलग बताता है तो आरएसएस के स्वयं सेवकों के लिए लाभप्रद होगा, उसने खुशी खुशी ऐसा किया। तो अब इसके बाद में कुछ रेफरेंस है जो कोट करना चाहती हूं कि आरएसएस जो है वो अपने आप को बिल्कुल अलग कर देता है, गोडसे से पल्ला झाड़ लेता है, लेकिन अभी हाल फिलहाल में ही गोडसे का मंदिर बनाने की मांग जोर शोर से उठी थी। उसके अलावा पूजा शकुन पांडे, अलीगढ़ यूपी की एक घटना थी। 30 जनवरी 2019 को शौर्य दिवस के दिन गांधी जी के पुतले को गोली और पुतला दहन किया इन्होंने। ये हिंदू महासभा की राष्ट्रीय सचिव थी उस वक्त, तो ये उनका कैरेक्टर है। तो जो लोग कहते हैं कि ये सांप्रदायिक चीजें नहीं हैं, तो आखिर अब वे ये बताएं कि ये और क्या है। उसके अलावा 19 मई 2022 में कई सारे पोर्टल्स का मैं नाम ले रही हूं, नोट डाउन कीजिए। द वायर पोर्टल, एनबीटी, न्यू भारत टाइम्स, दैनिक भास्कर, जी न्यूज हिंदी और पत्रिका
और उसके अलावा जनसत्ता आदि और भी बहुत सारे हैं। इनमें एक ही न्यूज छपी थी जो इस तरह की सी थी कि गोडसे के जन्मदिन पर हिंदू महासभा के लोगों ने एकत्र होकर उनको पुष्प अर्पित किए और गोडसे अमर रहे के नारे लगाए और साथ ही इस बात की मांग करी कि मेरठ का नाम बदलकर नाथूराम गोडसे नगर कर दिया जाए। और साथ ही ये मांग उन्होंने करी कि सभी मस्जिदों की खुदाई करने के आदेश दिए जाएं, जिसमें उन्होंने 2 बड़ी मस्जिद मेरठ की उनका नाम लिया और कहा कि इसके नीचे खुदाई करवाई जाए, क्योंकि उन्हें लगता है, हिंदू महासभा के लोगों को लगता है कि उसके नीचे मंदिर के अवशेष दबे हुए हैं। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि सांप्रदायिकता नहीं है, तो ये और क्या है, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए। इसके बाद चैप्टर 7 का आखिरी टॉपिक है, गांधी जी की हत्या में आरएसएस की कोई भूमिका नहीं थी। उसके बारे में पढ़ लेते हैं। सरदार पटेल ने लिखा है, आरएसएस के समर्थकों ने इस हत्या का जश्न मिठाइयां बांट कर मनाया था। और यही बात शमसुल इस्लाम जी की पुस्तक आरएसएस को जाने में भी उन्होंने मेंशन कर रखी है। आरएसएस के सभी नेताओं के भाषण सांप्रदायिकता के विषय से भरे होते थे, जिसके कारण एक ऐसा नफरत का माहौल बन गया था, जिसके चलते ऐसी भयानक त्रासदी विद इन ब्रैकेट गांधी जी की हत्या संभव हो सकी। आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने गांधी जी की मृत्यु के बाद हर्षोल्लास के साथ मिठाइयां बांटी। विद इन ब्रैकेट है, सरदार पटेल द्वारा एमएस गोलवरकर एवं एसपी मुखर्जी मतलब श्यामा प्रसाद मुखर्जी को लिखे पत्र का अंश आउटलुक 27 अप्रैल 1998 में ये छपा था। यह हिंदू सांप्रदायिक तत्वों द्वारा गांधी जी के विरुद्ध विश्वमन करने की राजनीति की तार्किक परिणति था। उन्होंने गांधी जी की हत्या को वध की संज्ञा दी, तो वध की संज्ञा दी। बड़ी ताज्जुब की बात होती है, अब तक हम सुनते आए हैं राम ने रावण का वध किया, कृष्ण ने कंस का वध किया और माता रानी ने महिषासुर का वध किया, उसी तरीके से गोडसे ने गांधी का वध किया। और इन सब में एक सिमिलैरिटी भी है, र से रावण, र से राम, क से कृष्ण, क से कंस, म से माता रानी, म से महिषासुर, ग से गोडसे, ग से गांधी। काफी बढ़िया तरीके से प्लानिंग की जाती है ताकि अच्छी से याद रह सके। तो ऐसा दिखा दिया जैसे कि किसी दानव की हत्या की गई हो। हत्या की संज्ञा दी, जिसका उपयोग समाज को हानि पहुंचा रहे दानव की हत्या के लिए किया जाता है। इस तरह से गांधी जी की हत्या हिंदुत्व राजनीति का भारतीय राष्ट्रवाद पर पहला बड़ा प्रहार थी। एक तरह से यह हिंदुत्व राजनीति की शुरुआत थी, जिसने आज इतना खतरनाक रूप ले लिया है। गोडसे के इस दावे के विपरीत कि गांधी जी की हत्या की योजना उसने केवल अकेले बनाई थी, विभिन्न जांच आयोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि इस साजिश में हिंदू महासभा और आरएसएस से जुड़े कई लोग शामिल थे। इन लोगों ने गांधी जी की हत्या की योजना इसलिए बनाई क्योंकि एक हिंदू राष्ट्र होने के नाते वे भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की राह में सबसे बड़ी बाधा थे। तो गांधी जी की मृत्यु का असल सच क्या था? हालांकि गांधी जी भी पूरी तरीके से जात पात को मानते थे और उसको कड़ाई से बनाए रखने के पक्षधर थे, लेकिन फिर भी वे हिंदू राष्ट्र के पक्षधर नहीं थे। सरदार पटेल ने लिखा है कि हिंदू महासभा के कट्टरपंथी धड़े ने, जिसके प्रमुख सावरकर थे, ये साजिश रची और उसे क्रियान्वित किया। उनकी हत्या से हिंदू महासभा और आरएसएस से जुड़े हुए सभी व्यक्ति प्रसन्न हुए जो उनकी विचारधारा और उनकी नीतियों के घोर विरोधी थे। विद इन ब्रैकेट न्यायमूर्ति कपूर आयोग की रिपोर्ट में उद्धृत सरदार पटेल का कथन, अध्याय 1 पृष्ठ 43। न्यायमूर्ति जीवनलाल कपूर स्वयं इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि सभी तथ्यों पर समग्र रूप से विचार करने के बाद ऐसा लगता है कि सावरकर और उसके समूह द्वारा हत्या के षड्यंत्र रचे जाने के अतिरिक्त अन्य किसी भी नतीजे पर पहुंचना संभव नहीं है। तो इसके साथ ही यहां पर ये एपिसोड समाप्त होता है और साथ ही समाप्त होता है चैप्टर 7। अगले एपिसोड में हम इसके चैप्टर 8 की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन इस बाबत आपके जो भी कमेंट हो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, अपनी विचारधारा रख सकते हैं। वहां पर सभी के लिए खुला मंच है अम्बेडकर नामा।
चाहे विचारधारा सपोर्ट करती हुई हो, चाहे विरोध में हो, किसी भी तरह की हो, उसे रखना न भूलें। और अंबेडकर नामा को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद।